हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करते हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया था, जिसका कोड था ई वाइट। ठीक है, उस पेपर का तो क्वेश्चन आप देख सकते हो। रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन था एक यहाँ सिद्ध करना था, सो दैट द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाई ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। ठीक है, इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था। तो यहाँ पर ये रिलेशन डिफाइंड है, तो ये कैसे हम करते हैं इसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन की परिभाषा क्या होती है। इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहते हैं जिनमें हमारे तीन रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं। सबसे पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक को बोलते हैं सममित संबंध, ट्रांजिटिव को बोलते हैं संक्रामक संबंध। ये जब किसी भी संबंध में तीनों रिलेशन डिफाइन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए हम एक एक करके सारे प्रूफ करते हैं, इसको कैसे कैसे प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इस रिलेशन को सिद्ध करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की परिभाषा हमने पढ़ रखी हुई है कि यहाँ परिभाषा देख लीजिए, ए कामा ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जिसमें भी रिलेशन होगा। यानी अगर ए में है तो ए हो जाएगा, ये हमारी बेसिक परिभाषा थी। ठीक है, लेकिन हमारा जो रिलेशन किसमें है, आपका एन क्रॉस एन में है। किसमें है, एन क्रॉस एन में है। तो इसका मतलब है आप ये समझ सकते हो कि अगर आर ए में रिलेशन होता है, देखिए आर अगर ए में रिलेशन है तो आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर आर जो है एन क्रॉस एन में रिलेशन है, तो इसका मतलब है आर जो हमारा सबसेट होगा वो n क्रॉस n। ठीक है, फिर इसका क्रॉस करेंगे n क्रॉस n से होगा। ठीक है, इसका मतलब उसी सेट का उसी हो जाएगा, ये परिभाषा कह रही। ठीक है, यहां से देखिए a कामा b रिलेटेड है c कामा d से। ठीक है, वो किस प्रकार से रिलेटेड है, a इंटू डी बराबर बी इंटू सी लिखा है। इस रिलेशन को समझिए कि दो एलिमेंट आपस में किस प्रकार से रिलेटेड हैं। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है, ए का गुणा डी से किया गया है, ये लिखा है ए डी, और फिर बी का गुणा डी से किया गया नहीं यहाँ से। ठीक है, ए का गुणा डी से किया गया, बी का गुणा सी से किया गया। यहाँ देखिए बी का गुणा सी से किया गया। देखिए ए का गुणा देखिए यहाँ बाहर गुणा किया गया, फिर अंदर गुणा किया है। ठीक है, ऐसे आप उसको समझिए। तो ये रिलेशन है। अब आपको पकड़ना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। तो इसका मतलब ए कामा ए टाइप का जो एलिमेंट होगा वो ए कामा ए से ही रिलेट हो जाए। यानी हमें दिखाना वी हैव टू शो दैट ठीक है, क्या दिखाना हमें दिखाना है ए कामा ए रिलेटेड टू ए कामा ए। किसे दिखाना है, ए कामा ए से दिखाना है। अब आप एक चीज बताइए, अगर ए कामा ए रिलेटेड टू ए कामा ए कब होगा, जब इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे बराबर हो जाए। तो आप इसी परिभाषा एक चीज आप हमको बताइए यहाँ से, क्या ए का गुणा ए से होगा कि नहीं होगा, बाहर वाला, और यहाँ से करिए इसका गुणा ऐसे करिए, ए इंटू ए करिए, तो आपको पता है ये होता है ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो हमेशा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये है कि ये अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इसका मतलब है कि ए कामा ए रिलेटेड टू ए कामा ए लिखा जाएगा फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, हमारा ए कामा ए किसका एलिमेंट है, एन क्रॉस एन का एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि आर रिलेशन एन क्रॉस एन में है। तो ये बात समझ में आ गई ना, किस प्रकार से हमने इसको रिफ्लेक्सिव दिखाया है कि जो हमारा ए कामा ए एलिमेंट था ए कामा ए से ही यहाँ पर रिलेट हो चुका है। तो बहुत आसान यहाँ पे परिभाषा थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हमारा जो है रिफ्लेक्सिव सिद्ध हो चुका है। इसका मतलब यहां लिखेंगे दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला पार्ट देखते हैं। इसका अगला पार्ट सिमेट्रिक सिद्ध करते हैं। तो सिमेट्रिक की परिभाषा क्या होती है, सिमेट्रिक परिभाषा होती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, तो अगर ए का संबंध बी से है तो यहाँ पर हमको पता है बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही परिभाषा इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ मान के चलेंगे, यहाँ लिखे चलेंगे लेट ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो एलिमेंट लेना है। यहाँ पर एलिमेंट ही हमारे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट सिंगल होते थे, यहाँ पर हमारा ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट है। तो हमने यहाँ माना है कि ए कामा बी रिलेटेड टू किससे है, सी कामा डी से है। तो हमारा टारगेट ये होगा दिखाना कि सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी, ये टारगेट है। तो एक चीज आप बताइए, अगर ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी है तो परिभाषा कहती है रिलेशन की कि ए का देखिए
ए का गुणा डी से किया गया है और बी का गुणा सी से किया, तो 2 बराबर होते। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से डी से और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए सी से, तो ये दोनों चीज आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको आप ध्यान में रखिए। मेरा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि सी कामा डी रिलेटेड दिखाना, हमें सी कामा डी रिलेटेड दिखाना है हमें ए कामा बी के, किसके दिखाना है, ए कामा बी के उल्टा दिखाना है। तो ये इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी का गुणा बी से दिखाना पड़ेगा और डी का गुणा ए से दिखाना पड़ेगा। तो यहां से ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास वो रिजल्ट बनाया जा सकता है। आप ध्यान से देखिए, इस समीकरण को अगर पलट दिया जाए तो ये लिखा हुआ है b इंटू सी बराबर a इंटू डी। यहां से देखिए c पहले b बाद में है, तो वापस से इसको हम लिख सकते हैं c इंटू यहाँ से b लिख सकते हैं, यहाँ से d इंटू a लिख सकते हैं। देखिए हमने वही रिलेशन बना लिया। इसका मतलब c का गुणा b से हो रहा है और d का गुणा a से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि c का संबंध यहाँ से देख सकते हो, c कामा डी रिलेटेड हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ सी कामा डी रिलेटेड हो गया ए कामा बी के। बात समझ में आई ना। तो सिंपल सा था, इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ये बस इतना था जो हमारा रिलेशन था इसी को ही लेकर के हमने सिद्ध कर दिया कि ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी था। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे सिद्ध हो गया कि हमारा जो रिलेशन है, यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज गिवन रिलेशन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि A कामा B रिलेटेड टू C कामा D था, तो क्या सिद्ध हो गया, C कामा D रिलेटेड टू हो गया A कामा B के। तो क्लियर हो गया ना। तो हमने कैसे इसको सिद्ध किया, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हमने क्या सिद्ध किया इसमें, इस वाले रिलेशन में हमने सिमेट्रिक कैसे सिद्ध किया ना। अब लास्ट वाला बचा हमारा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी सिद्ध कर लेते हैं। ट्रांजिटिव थोड़ा सा कठिन है आसान, लेकिन करते कैसे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है परिभाषा, हमारे पास परिभाषा है, हमको पता है परिभाषा, ए का संबंध बी से हो और बी का सी से हो और बी का सी से हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ए का सी से संबंध दिखाना होता है, ये हमारा टारगेट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर पेयर टाइप का एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम 3 एलिमेंट लेंगे, लेकिन हम यहाँ ऑर्डर पेयर टाइप का लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले माना लेट ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी, ठीक है, एंड यहाँ पर दूसरा क्या लेंगे, सी कामा डी रिलेटेड टू ई कामा एफ, ठीक है, ये हमने मान लिया। देखिए ए का संबंध बी से बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये वाला ए हो और ये वाला बी हो और ये वाला बी हो और ये वाला सी हो। तो ए का बी से और बी का सी से, तो हमारा टारगेट है ए का सी से दिखाना, यानी हमारा टारगेट है ए कामा बी रिलेटेड दिखाना। टारगेट हमारा क्या, देखिए टारगेट हम यहाँ लिख लेते हैं, टारगेट है हमारा ए कामा बी रिलेटेड क्या दिखाना है, रिलेटेड दिखाना ई कामा एफ के, ई कामा एफ के दिखाना, ये हमारा टारगेट है। और अगर ये रिलेटेड होंगे तो परिभाषा के हिसाब से कहते हैं, अगर ये दोनों रिलेटेड है तो इनका बाहर वाले का गुणाफल यानी ए एफ बराबर यहाँ से ए ई गुणा कर देंगे यानी बी, ठीक है। तो ए एफ बराबर बी, ये हमारा ओरिजिनल टारगेट है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, ये हमने साइड में लिख लिया है। अब इन दोनों की मदद से उसको कैसे सिद्ध करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, यहां से देखिए लिखा है इफ ए कामा बी रिलेटेड है सी कामा डी के, तो एक चीज बताइए, ए का गुणा डी से बराबर बी का गुणा, यहां से देखिए ए का गुणा डी से कर दिया और बी का गुणा सी से, बी का गुणा सी से बराबर होगा कि नहीं होगा, इतना क्लियर है। अब यहां से ध्यान देने की जरूरत है, यहां से एक लाइन हम और लिखेंगे, ए अपान बी बराबर यहाँ से सी अपान डी होगा। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। पुनः एक आप बताइए, इसी तरह से सी कामा डी, आपने क्या लिया, सी कामा डी रिलेटेड है यहाँ से ई कामा एफ के, तो यहाँ से भी वही परिभाषा निकल के आती है, सी का एफ से गुणा करेंगे, सी का एफ से गुणा करेंगे और डी का ई से करेंगे, तो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से भी समीकरण आप निकालिए, देखिए यहाँ सी अपान डी है, यहाँ सी अपान डी निकालिए, सी अपान डी बराबर हो जाएगा यहाँ से ई अपान एफ हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगे, दोनों समीकरण को अगर आप कंबाइंड करिए दोनों समीकरण को, तो यहाँ से देखिए सी अपान डी है ना बराबर, ये देखिए सी अपान डी बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से
क्या होगा, यहां से हो जाएगा a अपान बी बराबर e अपान एफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, दोनों भी बराबर होंगे। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a इंटू एफ बराबर आ गया हमारे पास b इंटू ई, b इंटू ई। देखिए हमारे पास क्या है, a इंटू एफ बराबर b इंटू आ गया है ना, तो इसका मतलब ये समीकरण अगर आ गया है तो यहाँ पर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, a कामा b रिलेटेड टू ई कामा एफ। प्रूफ हो गया ना। तो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे a कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी है और c कामा डी रिलेटेड टू ई कामा एफ है। तो हमारा सिद्ध हो चुका है a कामा बी रिलेटेड टू ई कामा एफ। इसका मतलब लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज गिवन रिलेशन R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, समझ में आया। रीजन क्या था, रीजन ये था कि a कामा बी रिलेटेड टू, बिकॉज a कामा बी रिलेटेड टू c कामा डी और एंड c कामा डी रिलेटेड टू हमारे पास e कामा f था। तो क्या सिद्ध हो गया, a कामा बी रिलेटेड टू e कामा f सिद्ध हो चुका है। तो यही हमने सिद्ध किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, हमारा रिलेशन क्या परिभाषा थी कि रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हमने तीनों चीजें यहाँ सिद्ध की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आप ये समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा दिया गया संबंध हमारा तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।